टू माय चैनल। असलम कस्टम में नौकरी करता था। इसकी ड्यूटी एयरपोर्ट पर थी। वो मुसाफिरों का सामान चेक करता था ताकि इस बात का पता कर सके कि वो मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा सामान तो अपने साथ नहीं लाए, और अगर लाए हैं तो इस पर कस्टम ड्यूटी दी है या नहीं। ये काम करते हुए उसे 10-12 साल तो हो ही गए होंगे। इस दौरान उसने लातादाद मुसाफिरों का सामान चेक किया था। अपनी ये ड्यूटी वो बड़े अच्छे अंदाज में पूरी दयानतदारी और लगन से सरअंजाम देता था। बाज़ मुसाफिर दूसरे मुल्कों से आते हुए बहुत ज़्यादा सामान अपने साथ ले आते थे। इस सामान में ज़्यादातर सोने के ज़ेवरात, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और कीमती कपड़े होते थे। असलम इस ज़्यादा सामान के हिसाब से उन्हें कस्टम ड्यूटी के तहत चालान बनाकर देता था। बहुत से मुसाफिर ये चाहते कि कुछ रकम बतौर रिश्वत देकर अपना सामान क्लियर करवा लें ताकि उन्हें ज़्यादा पैसे ना देने पड़ें, मगर असलम एक ईमानदार अफसर था। इसका दिल तो चाहता था कि ऐसे मुसाफिरों को झिड़क दे, मगर वो इखलाक का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ता था। वो उन्हें नरमी से समझाता था कि रिश्वत देना भी हराम है और लेना भी हराम है, इसलिए वो सीधी तरह से कस्टम ड्यूटी अदा कर दें ताकि वो कौमी ख़जाने में जमा हो। एक रोज़ वो सऊदी अरब से आए हुए एक मुसाफिर का सामान चेक कर रहा था कि सामान में मौजूद एक चीज़ देखकर वो चौंक पड़ा। उसने उस सामान वाले शख्स को देखा। वो 28-30 साल का था और शक्ल व सूरत से कोई मज़दूर लगता था। इसके सामान पर लगी चिटों पर इसका नाम मालिक शाह दर्ज था। वो सऊदी अरब से पाकिस्तान आया था। इसके साथ ज़्यादा सामान नहीं था, बस यही 2 सूटकेस और एक छोटा सा बैग। सूटकेस में अनसिले कपड़ों के जोड़े, बच्चों के खिलौने जिनमें तरह तरह की गुड़ियों की तादाद ज़्यादा थी, और ऐसी ही दूसरी चीज़ें थीं। मगर असलम जिस चीज़ को देखकर चौंका था वो इसके बैग में रखी हुई एक गोल चांदी की खूबसूरत डिबिया थी जिसमें बाजरे की एक टिकिया रखी हुई थी। वो टिकिया बहुत पुरानी लग रही थी क्योंकि इसका रंग भी स्याही माइल हो गया था। उसने उसे छूकर देखा तो वो पत्थर की तरह सख्त थी। ये क्या है? उसने कदरे हैरानी से पूछा। बाजरे की मीठी टिकिया, मालिक शाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अपने खुले हुए सूटकेसों को बंद करने लगा जिनमें रखा सामान चेक हो गया था। ये तो काफ़ी पुरानी लगती है, असलम ने कहा। तुमने इसे इतनी एहतियात से क्यों रखा हुआ? ये मेरे लिए दुनिया के बड़े से बड़े ख़जाने से भी ज़्यादा कीमती है। मैं इसे हर वक्त अपने साथ रखता हूँ। कोई अगर मुझसे कहे कि इसके बदले लाखों रुपए ले लो तो मैं तब भी इसे न दूँ, मालिक शाह ने मुस्कुरा कर कहा। इसकी बात सुनकर असलम उलझन में पड़ गया। एक मामूली सी बाजरे की टिकिया और इतनी कीमती। इतनी देर में मालिक शाह अपना सामान ट्रॉली में रख कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इत्तफाक की बात थी कि असलम की छुट्टी का वक्त हो गया था। दूसरी शिफ्ट का स्टाफ आ गया था और उसने ड्यूटी संभाल ली थी। असलम का तजस्सुस बढ़ा हुआ था और वो बाजरे की टिकिया का राज जानने के लिए बेचैन था। उसे हैरत थी कि आखिर इस बाजरे की टिकिया में क्या ख़ास बात थी जिसने इसे इस कदर कीमती बना दिया। उसने फ़ैसला कर लिया कि इस बारे में मालिक शाह से पूछेगा। वो जल्दी से उसके पीछे लपका। उसने देखा मालिक शाह एयरपोर्ट की इमारत से बाहर खड़ा किसी टैक्सी की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ा रहा है। वो इसके पास जाकर खड़ा हो गया और इससे मुखातिब करके बोला, भाई मालिक शाह, अगर कुछ टाइम मुझे दे सको तो मैं मशकूर हूँगा। तुम्हारी बाजरे की टिकिया ने तो मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया है। क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करोगे? ये कहकर उसने एयरपोर्ट के एक लोडर मुलाजिम को मालिक शाह के सामान की ट्रॉली की निगरानी के लिए कहा और उसे साथ लेकर सड़क पार एक चाय खाने में आ गया। वहां बैठकर उसने 2 चाय का ऑर्डर दिया और मालिक शाह के हाथ पर हाथ रखकर बोला, ये ज़हमत देने की मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस मेरी ये उलझन दूर कर दो कि बाजरे की टिकिया का क्या राज है। मालिक शाह को भी चाय की तलब हो रही थी, इसलिए वो चाय का सुनकर खुश हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको ज़रूर इस राज से आगाह करूँगा। इतनी देर में
बहरा चाय ले आया। मालिक शाह ने चाय का एक घूंट भरा और बोला, तो सुनिए, ये आज से 10 साल पहले की बात है। मैं नूरपुर गांव में अपनी बीवी और बेटी के साथ रहा करता था। अब भी मेरी रिहाइश वहीं है। उस वक्त मेरे घर के हालात ऐसे ना थे जैसा कि अब हैं। खुदा भला करे सऊदी अरब वालों का कि उनकी वजह से लातादाद लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेहनत तो बहुत है मगर पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। सऊदी अरब आने से पहले मैं कोड़ी कोड़ी का मोहताज था। मैं राज मज़दूरी का काम करता था मगर गांव में मज़दूरी का काम बहुत कम मिलता था, इसलिए हाथ भी तंग था। घर में कभी कभार फाकों की भी नौबत आ जाती थी। उस वक्त मैं इस काबिल भी नहीं था कि अपनी बेटी नायाब को पढ़ा लिखा सकूं। उस वक्त वो 6 साल की थी। वो फटे पुराने कपड़ों में रहती थी और शदीद सर्दियों में भी उसे गर्म कपड़े मैसर नहीं थे। हमारा मकान भी खस्ता हाल हो गया था क्योंकि मुद्दतों से इसकी मुरम्मत नहीं हुई थी। इन हालात से मैं सख्त मायूस और परेशान था। वो बुनियादी ज़रूरियात जो बीवी बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं, मैं उन्हें नहीं दे सकता था। इसके बावजूद मेरी बेटी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। इतनी सी उम्र में ही उसे मेरी मजबूरी का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए वो मुझसे कोई फरमाइश भी नहीं करती थी। मैं हर वक्त उससे बात पर करहाता रहता था। हालात से मायूस होकर मैंने बाहर जाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। मेरी बीवी एक नेक सिफ्त औरत है। उसने हमेशा मेरी हिम्मत बंधाई और मेरी गुर्बत के बावजूद उसने मेरा साथ दिया। वो मेरे लिए बहुत दुआएं भी करती थी। खुशकिस्मती से बाहर भिजवाने वाली एक कंपनी के ज़रिए मुझे सऊदी अरब में एक तामीराती इदारे में नौकरी मिल गई। अब हमारे दिन बदलने लगे। मैं हर माह अच्छे खासे पैसे घर भिजवाने लगा। मेरी बेटी पढ़ने भी लगी और घर में खुशहाली आ गई। बीवी ने मकान की मुरम्मत भी करवा ली थी। मैं सऊदी अरब में निहायत मेहनत से काम करता था ताकि अपनी कंपनी में एक मुकाम बना लूँ। कंपनी की तरफ से हर मुलाजिम को साल में 1 माह की छुट्टी मिला करती थी मगर मैंने 2 साल तक पाकिस्तान का रुख नहीं किया। इन छुट्टियों के बदले जो पैसे मिलते थे मैं वो ले लिया करता था और उन्हें भी घर भेज दिया करता था। तीसरे साल मुझे बीवी और बच्ची की बहुत याद आई और मैं 1 महीने की छुट्टी पर यहाँ चला आया। मैं इनके लिए बहुत सी चीज़ें और अपने साथ लेकर गया था। मुझे देखकर दोनों बहुत खुश हुए। मेरी बेटी नायाब तो ये चाहती थी कि अब मैं वापस ना जाऊँ मगर बीवी ने उसे समझा दिया। बहरहाल नायाब तो मेरी आमद से खुशी से खिली जा रही थी और मेरे पास से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं उसके लिए बहुत सारे कपड़े और खिलौने भी लाया था। वो इन्हें देख कर बहुत खुश हो रही थी। उस रोज़ रात के खाने के बाद जब मैं उन्हें अपनी सऊदी अरब की कहानी सुना रहा था तो वो खामोशी से उठी और संदूक खोलकर इसमें से कोई चीज़ निकालने लगी। थोड़ी देर बाद वो मेरे करीब आई तो इसके हाथ में इसकी एक पुरानी ओढ़नी थी। 3-4 साल पहले ये ओढ़नी इसकी माँ ने उसे ईद के मौका पर दिलाई थी। उसने ओढ़नी की तह खोली और इसमें से ये बाजरे की टिक्कियाँ निकाल कर मुझे दी और बोली, अब्बा, जिस रोज़ आप परदेस जा रहे थे उस रोज़ बहुत तेज़ बारिश हुई। शाम को अम्मी ने मेरे लिए बाजरे की ये टिक्कियाँ बनाई। घर में ज़्यादा शक्कर भी नहीं थी और बाजरे का आटा भी कम था, इसलिए सिर्फ एक ही टिक्किया बनी थी। मुझे पता था कि आपको बाजरे की मीठी टिक्किया बहुत पसंद है। ये बात आप ही अक्सर मुझे बताते थे कि जब आप छोटे थे तो दादी अम्मा बाजरे की टिक्कियाँ बनाकर आपको देती थी और आप उन्हें बहुत शौक़ से खाते थे। इसलिए उस रोज़ मैंने इसे नहीं खाया बल्कि आपके लिए संभाल कर संदूक में छुपा कर रख दिया। मैंने दिल में सोच लिया था कि आप जब भी घर आएंगे ये आपको दूंगी क्योंकि ये आपको अच्छी लगती हैं। ये कहते कहते मालिक शाह की आवाज़ भर आई और आंखों से आंसू तैरने लगे। असलम की भी आंखें ये कहानी सुनकर भीग गई थी। इसके बाद दोनों खामोशी से चाय पीने लगे। चाय ख़त्म हुई तो वो दोनों वहाँ से उठकर बाहर आए। असलम ने एक टैक्सी वाले को रोककर मालिक शाह का सामान इसमें रखवा दिया। जब मालिक शाह टैक्सी में बैठ गया तो असलम ने कहा, मालिक शाह, तुम्हारी कहानी बहुत पुरअसर थी। बेटियां होती ही ऐसी हैं, बेपनाह मोहब्बत करने वाली, ख्याल रखने वाली। जी साहब, इसलिए तो कहते हैं कि बेटियां नसीब वालों को मिलती हैं, मालिक शाह ने मुस्कुराकर कहा। टैक्सी चल पड़ी और असलम उसे जाता देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो दूर सड़क पर नज़रों से ओझल हो गई। असलम तेज़ तेज़ कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा।
وہ جلد سے جلد اپنے گھر پہنچ کر اپنی بیٹی کو گود میں لے کر پیار کرنا چاہتا تھا۔ مالک شاہ کی بیٹی کی کہانی سن کر اسے اپنی بیٹی شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام فرینڈز میں شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔